हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे आर्कियोलॉजिस्ट को जो चीज़ें मिलती हैं ज़मीन में गड़ी हुई खुदी हुई उसको वो निकालते हैं और हिस्टोरियंस उसके बेसिस पर एक स्टोरी बिल्डअप करते हैं किसी भी एक एरा की, किसी एक सिविलाइजेशन की या एक पर्टिकुलर वक्त और ज़माने की। उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए राइटर हमें बता रहे हैं मटेरियल एविडेंस जब भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिलता है और हिस्टोरियंस उस मटेरियल एविडेंस के बेसिस पर जब कोई एक स्टोरी डिकोड करने की कोशिश करते हैं किसी एक वक्त और जमाने की, ये मटेरियल एविडेंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक पर्टिकुलर एरा के जो लोग हैं उनके ह्यूमन बिहेवियर को हम पहचाने और उनके एक्सपीरियंसेस को हम जाने। अब देखो, उनके एक्सपीरियंस को जानने के लिए मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का। वो लोग हमारे सामने होने चाहिए, लेकिन दोस्तों ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल है नहीं। तो जो उनके ज़माने में जो चीज़ें थी जो गड़ी हुई हमें मिली हैं उसके बेसिस पर हिस्टोरियंस प्रॉपर तरीके से एक स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनका जीवन रहा होगा। ये जो पर्टिकुलर अवशेष जो चीज़ है, जो आर्टिफैक्ट है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकवर करा है, ये कैसे उसको यूज़ करते होंगे, इसका यूज़ होता क्या क्या होगा, एक काम के लिए होता था या फिर एक से ज़्यादा कामों के लिए होता था। ये सारा काम हिस्टोरियंस का और आर्कियोलॉजिस्ट का होता है। इनकी यूनिटी, इनका संगम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जमीन से खोदकर चीजें निकालेंगे और हिस्टोरियंस बीइंग अ थ्योरिस्ट उसकी स्टोरी को डिकोड करेंगे जो भी एक पर्टिकुलर वक्त या जमाने के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन हमें यह भी बताया जा रहा है कि सिर्फ मटेरियल एविडेंस का मिलना दोस्तों काफी नहीं होता है। अगर हमें कभी भी किसी एक चीज को डिस्क्राइब करना है, किसी एक इवेंट को डिस्क्राइब करना है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर आर्कियोलॉजिस्ट को कोई एक स्टोन टूल मिला या कोई एक घड़ा या कोई एक मटका मिला, कोई एक पॉट मिला, तो वो ये बता दें कि ये घड़ा है, ये एक मटका है, इसके ऊपर ये डिजाइनिंग है, इस मटेरियल से बनाया गया था। ये वाली बात तो कोई भी बता सकता है। मेन चैलेंज जो आता है वो ये आता है कि उसका यूज एक पर्टिकुलर वक्त या जमाने के लोग करते कैसा होंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। तो चैलेंज बेसिकली किस बात में छुपा हुआ है? चैलेंज इस बात में छुपा हुआ है कि हिस्टोरियंस ये बता पाए कि एक पर्टिकुलर स्टोन टूल या जो पॉट है उससे वो लोगों की एक पर्टिकुलर वक्त और जमाने की स्टोरीज को डिकोड कर सके। अब जैसे पॉट का दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आप सब लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपने एक पर्टिकुलर तरीके की पॉटरी के बारे में जरूर जिक्र सुना होगा। ये एक पर्टिकुलर तरह की पॉटरी होती थी जिसके अंदर दोस्तों क्या होता था, अलग अलग जगह पर ना छेद होते थे, ऐसे होल्स बने होते थे। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसी पॉटरीज को जमीन के अंदर से निकाला, हिस्टोरियंस को यह पता लगा, उन्होंने ये स्टोरी बिल्डअप करने की कोशिश करी कि ये जो पॉटरी है ये नॉर्मल पॉटरी नहीं है जो कि डेली लाइफ में हड़प्पन यूज करते होंगे। इसको नाम दिया गया दोस्तों परफोरेटेड पॉटरी। इसको नाम दिया गया परफोरेटेड पॉटरी। और अगर हम इसके यूज की बात करें, क्योंकि देखो पॉटरी का मिलना या उसको आज के जमाने के हिसाब से नाम देना, ये तो आज का कंटेम्पररी टास्क हो गया कि हम आज के जमाने से बात कर रहे हैं। लेकिन हिस्टोरियंस के लिए टास्क ये डिफिकल्ट हो जाता है कि उस जमाने के बारे में बताओ ना कि जो पॉटरी मिल रखी है उसके अंदर छेद है, तो ये किसके लिए यूज होती होगी। तो इसका जो यूज है वो इस बात में छुपा था। हिस्टोरियंस ने स्टोरी ऐसे बिल्डअप करके जब इसको स्टडी करा डीपली, तो उनको यह पता लगा कि ये जो वाइन या फिर जो लिकर है इस तरह की पॉटरी में रखी जाती थी, यानी कि दारू मदिरा रखने के काम आती थी इस तरह की पॉटरी हड़प्पन्स के द्वारा। और जब भी उनके घर पर कोई मेहमान आता था, स्पेशल ओकेशंस पर वो लोग इस तरह की पॉटरीज जो है वो इस्तेमाल करते थे। अब वो क्या करते थे हड़प्पन्स, कुछ पत्ते जिसमें नशे वाला पदार्थ होता है उसको पानी में गलाकर रख देते थे। जैसे वाइन कैसे बनती है या फिर लिकर जो अलग अलग तरह की बनती है कैसे बनती है, हम लोग जो ग्रेप्स होते हैं उसको सड़ा सड़ा कर बहुत टाइम तक छोड़ देते हैं किसी एक जगह पर और उसके अंदर नशा आ जाता है। मतलब मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, दारू का हमें कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है, ना दारू पीनी है हमें, ठीक है। जो लिकर बनती है वो ऐसी बनती है कि ग्रेप्स को, अंगूरों को सड़ाया जाता है, उसके बाद नशीला पदार्थ उसमें मिलाया जाता है और कभी कभार अंगूरों में भी नशा आ जाता है, तो वो एक वाइन का लिकर का काम करती है। सिमिलरली जब आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस की टीम ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के वेरियस आर्टिफैक्ट्स को, वेरियस अवशेषों को स्टडी करा, तो उनको पता लगा कि वो इसके अंदर एक नशीले पदार्थ के पत्ते भरकर रखते थे
फिर पानी भर देते थे और उसको एक पर्टिकुलर लिक्विड जैसे एक फिल हो गया उसमें डुबाकर रख दिया कुछ दिन के लिए, और जब कुछ दिन के बाद उसको बाहर निकाला, कोई एक इंपॉर्टेंट ओकेजन आने वाली है, कोई मेहमान आने वाला है, तब जब ये वाला लिकर जब वो उसको सर्व करेंगे, जो लिक्विड सर्व करेंगे, तो ये अपने आप में एक लिकर है, एक दारू है, एक ये वाइन है। तो हमने यहां पर एक एग्जांपल डिस्कस करा कि अगर हमें कोई पॉट मिल गया, कोई एक ऑब्जेक्ट मिल गया, जैसे यहां पर हमने बात करी परफोरेटेड पॉटरी की, तो उसके बेसिस पर जो चैलेंज हिस्टोरियंस फेस करते हैं वो ये फेस करते हैं कि उसको डिकोड करना कि उसका यूज क्या रहा होगा उस जमाने के लोगों के द्वारा जिस जमाने से वो ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है। अब आपके दिमाग में ये वाला सवाल भी उठ रहा होगा कि सर ये कैसे पता लगता है हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट को कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना पुराना है। तो दोस्तों उसके लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, इस चैप्टर में आगे चलकर हम उसको पढ़ेंगे। एक वन ऑफ द फेमस मेथड जो होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, वो होता है कार्बन डेटिंग मेथड। ठीक है, कार्बन डेटिंग मेथड या जिसको C14 मेथड भी कहा जाता है। ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, जब साइंटिफिक जो एक्सप्लोरेशंस होती हैं या साइंटिफिक टेक्निक्स यूज होती हैं, जब आर्कियोलॉजिस्ट कोई भी चीज को एक्सप्लोर करते हैं, वो टॉपिक इस चैप्टर में आगे आएगा, तब हम उसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जो क्राफ्ट ट्रेडिशंस के जो प्रोडक्ट हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट अवशेषों के तौर पर जमीन से अनअर्थ करते हैं, यानी कि खोदकर निकालते हैं, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर जमाने के लोगों की लाइफस्टाइल को दर्शाता है। जैसे अभी हमने डिस्कस करा, परफोरेटेड पॉटरी जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के लाइफस्टाइल के साथ इस प्रकार से जुड़ी हुई थी कि इंपॉर्टेंट ओकेशंस पर जब उनके घर पर कोई मेहमान आता था तो मेहमान नवाजी के तौर पर वो उस स्पेशल पॉट्स में लोगों को लिकर सर्व करा करते थे। ठीक है, और आर्टिफैक्ट्स जो है वो हमेशा एक स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी हिस्ट्री में विद रिस्पेक्ट टू मौर्यन एम्पायर, पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, ये एक स्पेशल प्रकार के सिक्के होते थे। ठीक है, गोल नहीं होते थे। शुरू में सिक्के दोस्तों गोल बनना स्टार्ट नहीं हुए थे, उनकी शेप ऐसे कोई स्क्वायर जैसी होती थी, कोई राउंड होती थी। ठीक है, कुछ रेक्टेंगुलर शेप के होते थे, कुछ ट्राइंगुलर शेप के होते थे, और उनपे क्या है, अलग अलग जो छाप होती है, जो निशानी होती है, जब आप किसी चीज पर कोई थप्पा मार दो तो इधर जो इम्प्रिंट बना होगा वो इस पर छप जाएगा। उस तरीके से सिक्के यूज करे जाते थे, पंचमार्क्ड कॉइन्स। तो अगर हम पंचमार्क्ड कॉइन्स को एज एन एग्जांपल अगर यूज करें तो हमें ये पता लगेगा वो एक स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि मौर्यन एम्पायर के साथ जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका के टाइम से जुड़े हुए सिक्के हैं वो। ठीक है, तो राइटर हमें ये बता रहे हैं जो हमने कल्चर का मीनिंग समझा था। कल्चर दोस्तों हिस्ट्री में एक ऐसी चीज को कहा जाता है, अगर आप उसको सोच रहे हो कि हम एक कल्चर को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या एक पर्टिकुलर कोई जो किंगडम होगा या पर्टिकुलर कोई एम्पायर होगा, सिर्फ उसके बेसिस पर डिफाइन कर दें कि ये जो चीज है पंचमार्क्ड कॉइन्स का जो कल्चर है या परफोरेटेड पॉटरी का जो कल्चर है ये सिर्फ वहीं तक स्पेसिफिक होगा, हिस्ट्री में ऐसा हमारा सोचना हमारी गलती हो सकती है, ऐसा हमें राइटर बता रहे हैं। क्योंकि आर्कियोलॉजी की डोमेन में या हिस्टोरिकल डोमेन में कल्चर एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि स्ट्रेच करा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन टाइम पीरियड। ठीक है, एक टाइम पीरियड से ज्यादा भी पुराने जमाने की जो चीजें हैं, रीति रिवाज, तौर तरीके, परंपराएं, वो इतिहास में खिसती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक एम्पायर या एक किंगडम जो है वो डिक्लाइन हो गया तो उसके साथ जुड़े हुए जो भी रीति रिवाज, परंपराएं, लोगों की हैबिट्स, जो भी तौर तरीके होते थे, लिखने का तरीका होता था, चीजों को रखने का तरीका होता था, यूज करने का तरीका होता होगा, तो वो जब किंगडम या एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो उसके साथ वो लोगों की हैबिट्स, रीति रिवाज, परंपराएं भी डिक्लाइन हो गई। ऐसा हिस्ट्री में नहीं होता है, ऐसे ट्रेसेस या फिर ऐसे एग्जाम्पल नहीं देखे गए हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है राइटर हमें कह रहे हैं कि कल्चर जो टर्म आर्कियोलॉजी या हिस्ट्री के साथ जब डिनोट करी जाती है ना, उसका एक वाइडर मीनिंग निकल कर आता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी मटेरियल कल्चर की बात करते हैं, जैसे कोई एक चीज है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से बिलोंग करती है, जैसे परफोरेटेड पॉटरी या पंचमार्क्ड कॉइन्स जो हैं, दे बिलोंग टू हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न टाइम पीरियड रिस्पेक्टिवली। लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है या मॉडर्न टाइम पीरियड जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया या फिर जब वो लुप्त हो गया तो उसके साथ ये परफोरेटेड पॉटरी या पंचमार्क्ड कॉइन्स भी लुप्त हो गए। ऐसा नहीं था, ये टाइम पीरियड तक आगे खिंचे हैं।
अब जैसे हड़प्पन्स अगर लिकर जो है वो सर्व करते थे स्पेशल पॉट्स में, तो आज भी तो लोगों के पास वाइन ग्लासेस वगैरह होते हैं, लिकर आज भी तो पी जाती है। तो लिकर पीने की जो परंपरा है, अगर वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में उसके रूट्स, उसके ट्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो वो परंपराएं तो आज भी कायम है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद कितने सारे सैकड़ों ऐसे किंगडम्स, एम्पायर्स, वक्त जमाने के लोग आए, उठे, उनका एम्पायर राइज हुआ, फिर वो गिरे, फिर वो एक टाइम पे लुप्त हो गए, लेकिन वो जो ट्रेडिशन है, वो जो कल्चर है, वो आज भी चल रहा है, आज भी कायम है। ठीक है, तो हमें ये बताया जा रहा है जो मटेरियल कल्चर का कभी भी एक पर्टिकुलर जमाने में जो रिदम और एक जो पैटर्न स्टार्ट होता है, वो जर्नली स्लोअर होता है, काफी स्लो होता है एज कंपेयर टू हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब इस लाइन का मतलब दोस्तों ये मैं आपको आसानी से बता देता हूं ताकि आप आसानी से इस लाइन को डिकोड कर सको। एक पर्टिकुलर घटनाक्रम में जो भी एम्पायर आया, जो भी उसके साथ रूलर आया, उसने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करी, कोई आर्किटेक्चर जो है वो इंट्रोड्यूस करा उसने। अब जब उसका कार्यकाल खत्म हुआ या फिर उसकी फैमिली का जो शासन है वो खत्म हो गया, वो डिक्लाइन हो गया, तो उसके साथ वो हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो लुप्त हो गया, मतलब वो खत्म हो गया। इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं वो दर्ज है, लेकिन अगर हम ये माने कि उसका परिवार जो है वो डिक्लाइन हो गया, नेक्स्ट जो रूलर था या फिर जो फैमिली थी उसने ओवरटेक कर लिया इस पुराने वाले एम्पायर को या किंगडम को, और उस पर्टिकुलर किंग ने, उसकी फैमिली ने कुछ रीति रिवाज, परंपराएं, आर्किटेक्चर स्टाइल इंट्रोड्यूस करे होंगे, तो वो नेक्स्ट रूलर ने ना माने हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मटेरियल एविडेंस जो है, जो चीजें हैं जो यूज करते थे लोग, चीजें जो खाते पीते थे, या फिर इसमें आप रिलीजियस सिग्निफिकेंस की चीजें भी ला सकते हो, वो आगे चलकर जमाने में आगे खिंचती हैं। इसलिए राइटर हमें ये बोल रहा है कि मटेरियल कल्चर की जो भी चीजें होती हैं वो जनरली स्लोअर मूव करती है एज कंपेयर टू हिस्टोरिकल इवेंट्स। एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, वो शुरू हुआ, खत्म हो गया, लेकिन एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट में जो मटेरियल जो चीजें हैं वो लोगों ने जो यूज करना स्टार्ट करी होंगी, वो आगे फर्दर फ्यूचर टाइम पीरियड में खिंचती हैं वो चीजें। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल कल्चर जो है, इसलिए वो कभी भी कोइंसाइड नहीं करते हैं विद द राइज एंड फॉल ऑफ डायनेस्टी। यही मैं आपको अभी बता रहा था कि अगर आप ये सोचो कि अगर कोई एक पर्टिकुलर जो डायनेस्टी है या पर्टिकुलर कोई किंगडम है, उसका राइज हुआ और फिर वो डिक्लाइन हो गया, फिर वो फॉल हो गया, तो उस जमाने में जो चीजें यूज हुई होंगी, जो तौर तरीके, रीति रिवाज, परंपराएं, लोगों की हैबिट्स, बोलचाल का तरीका, लिखावट का तरीका जो इंट्रोड्यूस हुआ होगा, उस एम्पायर के डिक्लाइन के साथ, उस किंगडम के डिक्लाइन के साथ वो लुप्त हो गया होगा। ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में या फिर दुनिया के किसी भी कोने में जब एक कोई चीज बहुत हाइप बनाती है, वो आसमान की ऊंचाइयों पर जाकर थोड़ी सी यूनिवर्सल होने लग जाती है। यूनिवर्सल कहने का दोस्तों मेरा मतलब ये कि काफी लोगों को जब उसके बारे में पता लगने लग जाता है, तो लोग इतनी जल्दी उसे छोड़ना प्रेफर नहीं करते थे। ऐसा हिस्ट्री में भी रिकॉर्ड है, क्योंकि लोगों के साथ वो जुड़ जाती है, उनकी डेली लाइफ का, दिनचर्या का पार्ट बन जाती है। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में परफोरेटेड पॉटरी का हमने एग्जांपल यूज करा, और मौर्यन एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने पंच मार्क्ड कॉइन्स के बारे में जो एग्जांपल यूज करा। अब पंच मार्क्ड कॉइन्स से दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाह रहा था, अगर आप पंच मार्क्ड कॉइन्स में पंच मार्क्ड वर्ड को छोड़ दो, सिर्फ अगर आप कॉइन्स की बात करो, तो आगे ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ इतिहास के अंदर कि सिक्कों की इंपॉर्टेंस, और यानी कि अगर आप यहां पर कॉइन्स को एक फॉर्म ऑफ मनी मान लो, और कॉइन कौन सा फॉर्म ऑफ मनी होता है दोस्तों, इसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कॉइन इज मेटालिक मनी। ठीक है, तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई? क्या आज के जमाने में हम सिक्के यूज नहीं करते हैं या फिर कॉइन को फॉर्म ऑफ मनी नहीं मानते हैं? क्या बिल्कुल मानते हैं, लेकिन क्या ये अभी से शुरू हुआ है जब से हम पैदा हुए हैं? नहीं, इसके पीछे तो हिस्टोरिकल रूट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये कब शुरू हुआ था पंच मार्क्ड कॉइन्स का पूरा सिलसिला? मौर्यन एम्पायर के टाइम में। क्या मौर्यन एम्पायर आज जिंदा है, आज बरकरार है, उसकी फैमिली के लोग जिंदा हैं? नहीं है, लेकिन कॉइन्स की जो परंपरा है वो क्या आज भी चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल चल रही है। यही राइटर आपको यहां पर समझाना चाह रहे हैं, और एंड आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी जाती है, दैट इज फील्ड आर्कियोलॉजी। फील्ड आर्कियोलॉजी कुछ भी नहीं है, यानी कि आर्कियोलॉजी, अगर आप इन दोनों वर्ड्स को डिकोड करो, इन दोनों वर्ड्स को अगर आप तोड़ दो, फील्ड को अलग पढ़ो, आर्कियोलॉजी को अलग पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा। यानी कि यहां पर किसी एक फील्ड की बात हो रही है और उसके अंदर खुदाईकारों को, आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई करनी है, और वो फील्ड जो है उसको हम लोग हिस्ट्री की बुक्स में बोलते हैं साइट्स। जैसे हड़प्पा अपने आप में एक साइट थी,
मेहरगढ़ एक साइट थी, ठीक है। मोहनजोदारो के बारे में आपने सुना होगा, अगेन विच बिलोंग्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी एक साइट थी। तो फील्ड आर्कियोलॉजी जो ये टर्म है, जो ये कॉन्सेप्ट है, ये डील करता है विद द एक्सप्लोरेशन, ठीक है, नई नई चीजें डिस्कवर करना और खुदाई करके जो चीजें जो प्राप्त हुई हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, उसको नाम दिया जाता है दोस्तों साइट्स का। हिस्ट्री में हम पर्टिकुलर फील्ड्स को जहां से हमें कोई भी चीज प्राप्त होती है आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई करने के बाद, और उसके बेसिस पर हिस्टोरियंस जो एक पूरे टाइम पीरियड की, उस जमाने के लोगों की, एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन की टाइमलाइन को और स्टोरी को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, उन मिले हुए मटेरियल एविडेंस के बेसिस पर उस जगह को हम कहते हैं साइट्स, ठीक है। तो साइट्स बेसिकली एक ऐसी जगहें हैं, ठीक है, जहां पर कुछ मटेरियल रिमेन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। अब पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी तो बट ऑब्वियस टर्म है कि आज के लेटेस्ट चीजें नहीं है वो जो इंसान यूज कर रहे हैं, वो गड़ी हुई जो खुदाई करने के बाद जो चीजें मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, जब कार्बन डेटिंग मेथड से उसकी एज पता लगाई जाती है, तब हमें पता लगता है कि ये वो चीजें हैं जो कि बहुत पुराने टाइम पर जब इंसान रहते थे वो यूज करते थे, ठीक है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल को समझें यहां पर, अगर हम दोस्तों बात करें प्लेन रीजन्स की, प्लेन रीजन्स कौन से रीजन्स होते हैं जनरली जहां पर एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करी जाती है, ठीक है। तो प्लेन रीजन्स में जनरली लोग अपना घर बनाते थे मिट्टी का और ब्रिक का इस्तेमाल करके, और ब्रिक्स भी दोस्तों एंशिएंट इंडिया में जब लोगों ने बनाना शुरू करी ना, तो बेकेड ब्रिक्स, मतलब जब आप जलाते हो एक मड को और उसके बाद उसको बेकेड ब्रिक्स बनाते हो आप उसको, उससे पहले जो है दो तरह की ब्रिक्स यूज होती थी। एक कहते हैं हम लोग सन ड्राइड ब्रिक्स। सन ड्राइड ब्रिक्स में बेसिकली क्या होता है दोस्तों, आपने मिट्टी ली, गीली है वो मिट्टी, उसको आकार दिया घर वगैरह बनाने के लिए, आपने धूप में उसे सुखाने रख दिया कई दिनों तक, क्योंकि एक दिन का काम नहीं होता इतनी मोटी मिट्टी का सूखना, आपने कुछ दिनों तक उसके धूप में गर्मी में सुखाने को रख दिया, उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट उड़ जाएगा और वो ठोस हो जाएगी। बाद में आगे चलकर इंसानों ने बेकेड ब्रिक्स का इस्तेमाल करना शुरू करा, जिसको हम कहते हैं भुनी हुई ईंटें, जो लाल ईंटें आज के समय में आपको दिखती हैं। तो जो मड और ब्रिक्स से जब इंसानों ने घर बनाए, ठीक है, ये बेकेड ब्रिक्स और सन ड्राइड ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास में जब लोगों ने घर बनाना शुरू करे तो वो सन ड्राइड ब्रिक्स से भी बनते थे और बेकेड ब्रिक्स से भी बनते थे। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर लोग इनमें से कौन सी तरह की ईंटों को यूज करते थे अपना घर बनाने के लिए, सन ड्राइड ब्रिक्स या फिर बेकेड ब्रिक्स? क्या आंसर होगा आपका? तो दोस्तों आंसर इसका मैं आपको बता देता हूं, दोनों ही तरह की ईंटें इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज होती थी। ये इंफॉर्मेशन आपको एनसीईआरटीज और तमिलनाडु की जो एनसीईआरटीज होती है वहां पर मिल जाएंगी, जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है, इवन पूरन तला दहिया के अंदर हमने पढ़ रखा है। तो मड और ब्रिक्स से जो लोग हाउसेस बनाते थे, ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो लोगों ने एक अच्छे खासे टाइम पीरियड के लिए ऑक्यूपाई करके रखी हुई थी। कहने का मतलब यह है, जब लोग एंशिएंट पास्ट में एक जगह पर सेटल्ड थे तो उनका जो टाइम पीरियड होता था सेटलमेंट का, एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का, वो काफी लंबा भी होता था, कई जगह पर छोटा भी होता था। लेकिन आगे चलकर जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, पहला सिविलाइजेशन कौन सा था भारत की धरती पर, दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तब लोगों का स्टे जो एक पर्टिकुलर जगह पर रहता था वो काफी लंबा रहता था, ठीक है। तो ये हमें दिख सकता है थ्रू मटेरियल एविडेंस ऑफ माउंड्स। अब माउंड दोस्तों क्या होता है, माउंड होता है एक तरीके से ऐसा मिट्टी के टीले को हम कहते हैं माउंड, ठीक है। अब माउंड क्या लोगों ने बनाया या फिर वो बन गया? तो दोस्तों कई जगह पर जो माउंड्स है, आप एक ऐसे स्ट्रक्चर को कह सकते हो कि जैसे आपने यहां पर अपना कोई एक घर बनाया, एंशिएंट पास्ट की यहां पर बात चल रही है, ठीक है, इसको फिर तोड़ा आपने, तो जब इसको तोड़ा तो इसकी जो मिट्टी है वो एक पर्टिकुलर जगह पर इकट्ठी हो जाएगी, फिर इसके ऊपर आप जो है अपना एक और घर बना रहे हो। तो यहां पर आप ऊंचाई देख रहे हो, ये इतनी ऊंची हो गई जमीन, तो इतना ऊंचा होना भी, सिर्फ इतना सा फर्क आना भी दोस्तों माउंड कहलाता है, ठीक है। माउंड जो है वो कैसे फॉर्म हुए, क्या एक दिन में, एक साल में फॉर्म हो गए थे? नहीं दोस्तों, माउंट किसी जगह पर जब हमें मिट्टी की, रेत की लेयर्स पे लेयर्स मिलती हैं, ठीक है, तो वो सेंचुरीज बाय सेंचुरीज फॉर्म करी गई हैं। और इसका एविडेंस हम इस बेसिस पर कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पर, भारत में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर एक ही लोग शुरू से लेकर आज तक रह रहे हो, एक ही कम्युनिटी, एक ही सिविलाइजेशन के लोग रह रहे हो।
कुछ लोग एक पर्टिकुलर ज़माने में एक पर्टिकुलर एरिया में इंडिया में रहते थे, वो लोग वहाँ से चले गए, मूव अवे कर गए, फिर वहाँ पर कोई एक नई सेटलमेंट आई, फिर वो डिस्ट्रॉय हो गई, फिर वहाँ पर एक और सेटलमेंट आई, फिर आगे चलकर किंगडम्स और एम्पायर्स बने 6th सेंचुरी BC के अंदर। ऐसा करते करते जब ह्यूमन सिविलाइजेशन के इतिहास को अगर हम लोग देखें तो मानव जब भी रहे, अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात ही कर लें, तो उन्होंने सेटलमेंट बनाई, जैसे घर वगैरह बनाए, फिर उसको तोड़ा, फिर उसी जगह पर घर वगैरह बने, फिर वो टूटे, फिर कुछ लोगों ने अपने हवेलियां वगैरह बनाई, फिर वो टूटी। तो ये जो लेयर बाय लेयर है ना मिट्टी की, ये मोटी होती चली गई। जैसे आपकी गली में जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो नई नई रोड बनती हैं, है ना, पॉलिटिशियंस को दिखाना होता है ना जनता को कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो 5वें साल में जब इलेक्शंस पास होते हैं तब वो रोडें वगैरह जो गड्ढे होते हैं उनको भरना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, कभी भी रोड को तोड़ के आपने देखा होगा डांबर की लेयर नहीं बिछाई जाती है, उसी के ऊपर एक नई फ्रेश डांबर की लेयर जो है एक रोड रोलर जो होता है वो बिछा देता है। तो बेसिकली आपकी गली मोहल्ले के साथ हो क्या रहा है कि एक्चुअली में कुछ साल पहले अगर आप इमेजिन करो कि आपके दादा दादी के टाइम पर वो इतनी सी लेयर थी रोड की, तो हर 5 साल में, हर 7 साल में, हर 3 साल में जब भी उस पर डांबर की एक फ्रेश लेयर बनती है तो दोस्तों वो मोटी होती चली जा रही है और हमारे जो घर हैं वो इसके ऊपर लाए करते हैं। तो ये जो लेयर का मोटा होना है इसी को दोस्तों हम लोग माउंट कहते हैं। माउंट वर्ड से कोई आप कंफ्यूज मत होना, ये कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है किसी चीज का, बस आप मिट्टी की लेयर जो है एक पर्टिकुलर जगह की कोई लेयर है वो आप ऊपर उठाते रहो, उसको दोस्तों माउंट कहते हैं। ठीक है, तो माउंट जैसा कि हम बात कर रहे थे, दे फॉर्म ओवर सेंचुरीज। और कैसे बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब लोग अपनी सेटलमेंट्स को रीबिल्ड करते चले गए, एक जगह पर घर थे लोगों के, उसको तोड़ा गया किसी और लोगों के द्वारा, वो वहां पर आए, उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स वगैरह बनाई, तो जो रीसेटलमेंट होती रही लोगों की और नए नए स्ट्रक्चर्स रीबिल्ड होते रहे, और उसके साथ साथ एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा होता रहा क्या क्या, रबिश मटेरियल, ठीक है, विंड ब्लोन सैंड, रेत वहां पर इकट्ठी होती चली गई, और दूसरे सेडिमेंट्स। तो उसके बाद वो इस तरीके का एक माउंट स्ट्रक्चर जो है वो बनता चला गया। आप ईंटों के ऊपर ईंटें अगर लगाते जाओ और जो स्ट्रक्चर अगर आपको मिलेगा, जैसे आपने यहां पर एक ब्रिक ली, ठीक है, ये एक सेटलमेंट का पार्ट है कि उन्होंने एक ब्रिक ली और उसके ऊपर वो एक स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर बनाते चले जा रहे हैं, तो इसको भी दोस्तों आप माउंट कह सकते हो। ठीक है, अब यहां पर हमें बताया जा रहा है दोस्तों अगले पैराग्राफ के अंदर कि जो साइट्स हैं वो डिस्कवर कैसे होती है। तो कभी कभार साइट जो होती हैं, अलग अलग जो साइट्स होती हैं, उसको आर्कियोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट की टीम या हिस्टोरियंस की टीम कभी कभार एक एक्सीडेंट से भी डिस्कवर कर लेती है। एक्सीडेंट का मतलब यहां पर है इत्तेफाक से भी डिस्कवर हो जाती है। जैसे आपको पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें, इसको हम दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, अब ये क्या इंटेंशनल वर्क था, मतलब जानबूझ के आर्कियोलॉजिस्ट को पता था क्या, हिस्टोरियंस को पता था क्या उनके पास कोई टेक्स्ट बुक्स वगैरह अवेलेबल थी, कोई टेक्स्ट अवेलेबल था, कोई मटेरियल एविडेंस अभी तक था कि हड़प्पा जैसी कोई चीज है? नहीं। क्या हो रहा था, जब अंग्रेज हमारे भारत के ऊपर रूल कर रहे थे तो वो एक रेलवे लाइन बिछा रहे थे, और रेलवे लाइन बिछाते हुए किसी एक वर्कर को क्या हुआ कि उनकी टीम ऑफ वर्कर्स ने क्या करा कि ईंटों का जो ढांचा होता है वो रेलवे ट्रैक को बिछाने में लगा दिया। तो उनका जो एक लीडर था, या फिर आप कह लो, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तक, अगर मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज में और डीप डिगिंग ना करते हो मैं आपको बताऊं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तक ये वाली बात जब पता लगी कि वर्कर्स के जो मतलब पूरा एक रेलवे ट्रैक बिछाने का जिनको काम दिया गया उन लीडर्स को, तो उन्होंने एक ऐसी ईंटों की लेयर बिछा दी जो कि सारी सेम रेशियो में है। तो जब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तक ये वाली बात पहुंची तो उन्होंने डिस्कवर करा कि पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नाम की 2 साइट्स हुआ करती थी, और वहां पर उनको माउंट्स के जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिले। और तब उन्होंने धीरे धीरे करके जब और भी साइट्स को डिकोड करा, तब उनको पता लगा कि ये एक साइट, दूसरी साइट, तीसरी साइट अलग अलग साइट नहीं है, दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ अ लार्जर सिविलाइजेशन, और उसको नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन आईवीसी का यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम इसलिए है बिकॉज हड़प्पा ऐसी पहली साइट थी जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर करी थी। तो ये एक एक्सीडेंटल काम था, गलती से डिस्कवर हो गई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट थी हड़प्पा। ठीक है,
इसके अलावा हमें बताया जा रहा है जो साइट्स हैं कभी कभार वो ऐसे भी यूज करी मतलब ऐसे भी मिल सकती है हमें जब हम कोई क्लूज या कोई एविडेंस को ढूंढने की कोशिश करें किसी एक टेक्स्ट के अंदर। जैसे दोस्तों हमने डिस्कस करा था इस चैप्टर के अंदर कुछ दिन पहले, इनफैक्ट पिछले महीने, जब हम रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ रहे थे कि हस्तिनापुर नाम की जो जगह है जिसका जिक्र आपको महाभारत में मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टोरी ऑफ पांडवास, पांच जो पांडव थे, तो हस्तिनापुर जो है उसका जिक्र आपको महाभारत की किताब के अंदर मिलता है। अब जो हिस्टोरियंस क्यूरियस थे उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को बोला कि चलो हस्तिनापुर चलते हैं, वहां पर खुदाई करते हैं, कुछ मटेरियल एविडेंस को लेकर आते हैं। तो किसी एक टेक्स्ट में जब कोई क्लूज होते हैं किसी एक साइट के, तो ऐसे भी करके साइट जो है वो डिस्कवर करी जा सकती हैं जब आपको टेक्सचुअल रेफरेंस उसकी मिलती है। हड़प्पा की टेक्सचुअल रेफरेंस आपको मिलती है क्या? नहीं मिलती। क्या हड़प्पन जमाने के अंदर या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जमाने के अंदर क्या लोगों ने कुछ लिखा था? जी हाँ दोस्तों, लिखा था उसको, लेकिन क्या अभी तक हिस्टोरियंस उसको डिकोड कर पाए हैं? नहीं कर पाए हैं। तो ये फैक्ट याद रखना, हड़प्पन स्क्रिप्ट आज भी दोस्तों क्या है? अनडिसाइफर्ड है। जिस स्क्रिप्ट को आप समझ लेते हो दोस्तों उसको हम कहते हैं डिसाइफर्ड, और जब आप स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं कर पाते हो कि भाई ये जो लेटर्स वगैरह बने हुए हैं क्या लिखा हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो यानी कि वो अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट होती है। हड़प्पन स्क्रिप्ट आज भी अनडिसाइफर्ड है, उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं हिस्टोरियंस, ठीक है। और इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे, जो क्लूज आपको मिलते हैं, तो आप किसी एक टेक्स्ट के अंदर जो आपको हिंट मिलते हैं बेसिकली, तो आप रीजनल या फिर विलेज लेवल पर सर्वे कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप एरियल फोटोग्राफी की मदद भी ले सकते हो। जैसे मतलब मान लो एरियल फोटोग्राफी होगी कैसे? सैटेलाइट की मदद से, या फिर आप एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हो और एक बड़ा सा कैमरा लेकर आप जूम आउट करके एक पिक्चर को कैप्चर कर रहे हो ताकि आपको एक एरियल मैपिंग मिल जाए। एरियल फोटोग्राफी का दोस्तों मकसद यही होता है कि आपको हवा से मतलब हवा में ऊपर जाकर किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद आपको उस जगह की एक एरियल मैपिंग मिल जाए जिससे आप चीज़ों को पता लगा सको, और फिर जो आपके पास टेक्सचुअल सोर्स अवेलेबल है, मान लो आप महाभारत पढ़ रहे हो और वहां पर हस्तिनापुर के बारे में जिक्र करा गया है, तो हस्तिनापुर का एक आपने एरियल व्यू लिया, आप हेलीकॉप्टर में गए, हिस्टोरियंस गए मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के साथ, और उनके ज्वाइंट कोलैबोरेशन एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा कि हम हस्तिनापुर की खुदाई करेंगे, पता लगाएंगे कि जो बातें महाभारत के अंदर गिवन है वो कितनी रियल है या कितनी फेक है। तो खुदाई डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन एरियल फोटोग्राफी से क्या होता है कि आप चीज़ों को जो टेक्स्ट में लिखा होता है उससे आप मैच कर लेते हो वर्ड टू वर्ड, ठीक है। तो वो ईजी हो जाता है कि हमें पर्टिकुलरली कौन सी जगह पे जाकर खुदाई करनी है। साइट्स जो कि कुछ कुछ ऐसी भी हैं दोस्तों वो अंडरग्राउंड भरी हो चुकी हैं। अब आप कहोगे अंडरग्राउंड कैसे भरी हो चुकी हैं? उसका सिंपल सा रीजन है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे माउंट्स की, कि वो एक पर्टिकुलर जगह पर एक सेटलमेंट थी, सालों बाय सालों, इतने सारे हजारों सालों, 500 सालों, सेंचुरीज बाय सेंचुरीज में क्या हुआ, वहां पर मिट्टी जो है उसकी परत पे परत, लेयर पे लेयर जमती चली गई और वो नीचे दफन हो गई वो पर्टिकुलर साइट। तो जो साइट्स बरी हो चुकी हैं अंडरग्राउंड, उनको डिटेक्ट करा जाता है सिंपल मेथड्स के थ्रू। क्या होता है, जो मेटल प्रोब्स होते हैं या जो मेटल रॉड्स होती हैं उनके अंदर बेसिकली कुछ चार्ज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पास करे जाते हैं, और जब वो किसी जगह पर टच करी जाती है तो वो बीप 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 करती हैं। तो उसको खुदाई करके पता लगता है कि यहाँ पर कोई चीज़ गड़ी हुई है, और उस जगह को फिर जब खोदा जाता है तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको एक पूरी की पूरी सेटलमेंट या कोई घर या फिर कोई अवशेष जो है वो पता लग जाए। ऐसी हड़प्पा के अंदर बड़ी सारी साइट्स जो हैं वो अनर्थ करी गई थी, यानी कि खोद कर निकाली गई थी। और आज भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जब अलग अलग जगह पर जाकर साइट्स को स्टडी करते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, तो बहुत बार उनको एक लार्जर सेटलमेंट मिल जाती है कि जैसे इतनी बड़ी एक साइट मिल गई जहां पर उनको बड़े सारे घर भी मिल गए, कुछ ग्रीनरी भी हैं, कुछ और चीज़ें भी बनी हुई हैं। तो वो जब अनअर्थ करते हैं उस चीज़ को, अनअर्थ करने का मतलब ये होता है कि वहां पर जाके खुदाई करते हैं, डिगिंग करते हैं, तो वो बहुत बार मेटल प्रोब्स या मेटल रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ग्राउंड के अंदर उसको इंसर्ट करके, और फिर वो मशीन उनकी जो है रेड कलर की लाइट पास करती है, बीप 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 करके आवाज आती है उसमें से, ठीक है। उसके अलावा कुछ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स भी हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स। रिमोट सेंसिंग का दोस्तों मतलब ये होता है विद रेफरेंस टू सैटेलाइट, सैटेलाइट्स के थ्रू आप इमेजेस को कैप्चर करते हो। तो एक टेक्निक है इमेजेस को कलेक्ट करने की थ्रू विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, दैट इज लैंडसैट इमेजरी। लैंडसैट दोस्तों एक सैटेलाइट का नाम है। क्या ये इंडिया की है? नहीं दोस्तों, ये इंडिया की नहीं है। इसको अमेरिकन सरकार ने
यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस के साथ कोलैबोरेशन में 1972 के अंदर इसको लॉन्च करा था, ठीक है। और इसकी ना टाइप्स ऑफ सैटेलाइट जो हैं वो तब से लेकर अभी तक वेरी करती हुई आई है, यानी कि तब जब उस जमाने में 1972 के अंदर जब ये लॉन्च हुई थी तब इसका नाम था लैंडसैट 1। आज के समय में लेटेस्ट जो अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे की जो जॉइंट कोलैबोरेशन में जो लैंडसैट सैटेलाइट है आज भी चल रही है, लेकिन अब उसका नाम है लैंडसैट ही है, लेकिन वो 9th सैटेलाइट है। लैंडसैट इन्होंने क्या करा था कि लैंडसैट जो सैटेलाइट लॉन्च करी थी ना, अलग अलग टाइम पीरियड में लॉन्च करी थी, यानी कि टाइम पीरियड में लॉन्च करने का मतलब ये था कि उसके अंदर कुछ कुछ अपग्रेडेशंस हुई थी। तो लैंडसैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते हुए आज 9वीं सैटेलाइट है लैंडसैट की। और लैंडसैट जो 9 है उसको 2021 में अमेरिकन सरकार ने विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे की मदद से लॉन्च करा था, ठीक है। तो जो स्कैनर्स हैं लैंडसैट सैटेलाइट्स के, इसलिए यहां पर देखो दोस्तों लिखा हुआ है, एक सैटेलाइट नहीं है ये, सैटेलाइट्स प्लूरल वर्ड है, इसलिए मैं आपको बता रहा था, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो ये डिजिटल इमेजेस क्रिएट कर लेती हैं। अब सैटेलाइट तो आप जानते ही हो, अर्थ के बाहर से जो है सैटेलाइट वो घूमेगी अर्थ के ऑर्बिट में, और अर्थ पे जो भी जगह पर आपको जहां पर स्टडी करनी है उसकी इमेजेस को कैप्चर कर लिया जाएगा, ठीक है। अर्थ के सरफेस की इमेजेस कैप्चर कर लेती है सैटेलाइट, और इस सैटेलाइट की मदद से हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को आज तक बहुत अच्छी चीजें प्राप्त हुई है, इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है। जैसे वो सक्षम रहे हैं एंशिएंट रिवर कोर्सेज को ढूंढने में। जैसे दोस्तों मतलब मैं आपको ये एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, सरस्वती रिवर, ठीक है। आज के समय में है क्या सरस्वती रिवर? नहीं मिलती आपको ये रिवर। इसके ट्रेसेस जो हैं वो मिलते हैं आपको, लेकिन इसका जो रूट है, आप ये कहो कि सरस्वती नदी का कोई पानी है मैंने हाथ में उठाया है, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इस तरह की जो सैटेलाइट इमेजेस को कैप्चर करोगे, जिससे आपको एक अच्छी अर्थ की सरफेस की पर्टिकुलर जगह की एरियल इमेजेस मिल जाती हैं, तो उसमें हिस्टोरियंस की हेल्प हो जाती है। पुराने ज़माने में के अंदर जो भी रिवर कोर्सेज जो यूज़ होते थे, जो नदियों के जो चैनल्स थे वो उनको पता लग जाते हैं, जो कैनाल्स हैं उनके ट्रेसेस वो पता लगा सकते हैं। एम्बैंकमेंट दोस्तों होता है पानी को रोकने के लिए जब आप कोई एक स्ट्रक्चर बनाते हो, इसको आप डैम भी बोल सकते हो, कोई एक बांध भी बोल सकते हो, वैसे डैम को हिंदी में बांध ही बोलते हैं। और बरीड सेटलमेंट, मतलब आप सैटेलाइट की मदद से ऐसी इमेजेस को भी कैप्चर कर सकते हो कि अगर कोई एक पर्टिकुलर सेटलमेंट है, यानी कि वहां पर एक पूरी सोसाइटी बसा रखी थी प्राचीन भारत के इतिहास के लोगों ने, वहां गली मोहल्ले थे, ड्रेनेज सिस्टम था, बड़े सारे घर बन रखे थे, लेकिन वो साइट जो है अनफॉर्चुनेटली जमीन के अंदर किसी एक जगह पर दफन है भारत के अंदर। तो वहां पर आपको इस तरह की जो सैटेलाइट है जैसे लैंडसैट, वो आपको मदद कर सकती हैं उस जगह की इंफॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए। खुदाई करेंगे आर्कियोलॉजिस्ट, इंफॉर्मेशन को डिकोड कौन करेंगे? हिस्टोरियंस, ठीक है। लैंडसैट की दोस्तों वैसे तो कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको गूगल पे सर्च करा तो मुझे इतनी सी इंफॉर्मेशन मिली कि इसको आप सिंपली लैंड सैटेलाइट भी कह सकते हो, लेकिन ये इंडिया की नहीं है, ठीक है। तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है इसके बारे में। इंफॉर्मेशन जितनी जाननी थी वो मैंने आपको बता दी कि ये 9th एडिशन अभी चल रहा है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो एडिशन नहीं, 9th लैंडसैट सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी अमेरिकन सरकार के द्वारा और उसकी एक एजेंसी के द्वारा जिसका नाम है यूएसजीएस, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, और 2021 में लॉन्च करी थी उन्होंने ये लैंडसैट 9th सैटेलाइट, ठीक है। तो दोस्तों इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, और भी बातों को हम जानेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।